तो थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा नहीं बल्कि मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। सिर्फ खाली सोचने से नहीं होगा कि हम जो है IAS बन जाएं, ब्यूरोक्रेट्स बन जाएं, सब कुछ जो है आपके मन के मुताबिक हो, तो सब कुछ नहीं हो सकता ना। अक्सर ये सवाल उठाते हैं, अरे बहुत टफ परीक्षा है, कैसे बात बनेगी, कैसे परीक्षा पास होगी। आधे तो यही सोच सोच में जो है मर जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। देखिए, जब युद्ध लड़ना है, ठान लिया कि अब तो लड़ना ही है, अब तो करना ही है, तो हार होगी या जीत होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। जीत गए तो अच्छे योद्धा, हार गए तो योद्धा, और भाग गए तो भगोड़ा। भगोड़ा तो भगोड़ा जो बनना चाहो भगोड़ा बन जाइए, योद्धा बन जाओ तो भी ठीक है, और अच्छी योद्धा बन जाओगे तो अच्छी बात है। फिर कैसे तैयारी करें, कैसे सफलता हासिल होगी? सफलता हासिल आसान, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नियम है। मुझे कोई भी एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो डेली के डेली 8 घंटा उसने स्टडी किया, डेली 8 घंटा स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, डेली कोचिंग कर रहा है, उससे हटके डेली 8 घंटा, कभी जो है उसने 8 घंटे से कम पढ़ाई नहीं है, रिवीजन भी कर रहा है ऐसे 8 घंटे में, डेली 8 घंटा पढ़ाई कर रहा है, डेली जो है अगर क्लास कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, तो उसने डेली क्लास किया है, डेली क्लास किया, क्लास का जो असाइनमेंट मिला है, जैसे डेली आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग किया, सप्ताह की टेस्ट में, वीकली टेस्ट में कोई भी ऐसा वीकली टेस्ट ना छोड़ा, सारे वीकली टेस्ट दिए हैं, मंथली टेस्ट, सारे मंथली टेस्ट दिए, करंट अफेयर के टॉपिक जो आपको मिलते हैं उन पे उनका रिवीजन किया है, और डेली जो है जितना पढ़ा है उसको रिवाइज किया है, डेली जितना पढ़ते हैं, पर डे का जितना पढ़ रहा है, नहीं किया है नहीं, और बनने चल रहे हैं हम IAS, तो बेसिक चीजें हैं। ऐसा बच्चा जिसने ये सारी चीज किए हो तो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गया है, बैठा नहीं है। हम चिल्लाते रहते हैं बेरोजगारी है, रोजगार दीजिए, तो आओ ना, करो तो, रोजगार तो है, कौन मना कर रहा है? रोजगार नहीं है, आप मेहनत तो कीजिए, प्रतिस्पर्धा है, और वो भी गला काट, मतलब आप मेहनत करोगे तो रिप्लेस करोगे, किसी न किसी को करना पड़ेगा, वरना तो न जाने कितने लाखों स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, सभी थोड़ी ना सेलेक्ट हो जाते हैं। हर परीक्षा के लिए आप देख लीजिए, लाखों की संख्या में आवेदन आते हैं, तो क्या सारे सिलेक्ट हो जाते हैं? और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़ाई की होगी ना, तैयारी कर ही रहे होंगे, तो सारे नहीं होते हैं, वही होते हैं जो कुछ नियम बना लेते हैं अपने कि हाँ इन नियमों पे हमें चलना है, तो जो नियम है उन नियमों पे चल लीजिए, कमिटेड रहिए कि हाँ करना है तो करना है। हम लोग क्या करते हैं, दूर के रिश्तेदार के यहाँ कोई शादी होने वाली है, इनविटेशन आ गया, तो उसकी यहाँ इतनी तैयारी नहीं है जितनी आपके यहाँ तैयारी है वहां जाने की,
और आप इन्वॉल्व हो रहे हैं सबसे पहले कि हम जाएंगे, तो आप प्रिपरेशन को सेकेंडरी रख रहे हैं। अपनी तैयारी का आपकी नजरों में कोई महत्व है नहीं। जब आप अपनी नजरों में किसी को महत्व नहीं देंगे तो वो आपको महत्व देगा? कतई नहीं देगा। किताबों को, शिक्षा को थोड़ा महत्व दीजिए, कद्र कीजिए, उसकी समय दीजिए। जब आप उनको समय देंगे तो आपका समय ऐसा बना देंगी कि दुनिया देखेगी आपका समय। ये है किताबों की असली शक्ति। और हम लोग बस चलता ही रहता है कि हाँ ठीक है, पढ़ रहे हैं, पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, आपने पढ़ा दिया, बस किताबें बंद हो गई, घर जाके अपना इधर उधर लगे हैं, फिर आएंगे कल के दिन, कोई दिक्कत नहीं। एक आंसर राइटिंग दिया जाता है आपको और उसमें भी आप जो है आनाकानी करते हैं, कुछ कहते हैं नहीं करके नहीं लाए हैं। कुछ लोगों का लहजा रहता है बस लिख दिया, सुबह किया है, 2 मिनट 5 मिनट में आप आंसर राइटिंग 5 मिनट में वहां करना है। और उस 5 मिनट में वहां करने के लिए यहाँ कम से कम आपको एक आंसर राइटिंग को अगर 2 घंटा भी लग रहा है तो लगाइए, 1.5 साल दीजिए। पहले दिन 2 घंटा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक जो थिंकिंग है वो डेवलप होगी ना आपकी, एक वे मिलेगा आपको कि हाँ इस वे में एक आंसर राइटिंग किया जाएगा। तो कभी 2 घंटा लग भी रहा है, 120 मिनट लग भी रहे हैं, अगर आपके अंदर कंटिन्यूटी है तो कभी ना कभी उसमें 5 मिनट भी लगेगा, 5 मिनट भी लगेगा। आप क्वेश्चन को देखेंगे 5 मिनट में लिख देंगे। एक आंसर राइटिंग को इतना टफ नहीं है, तो इसका मतलब आप जो है अगर 2 घंटे भी नहीं निकाल पा रहे तो बेकार है ना आपका। ऐसे 2 घंटे भी आप नहीं निकाल पा रहे तो बेकार है। तो झूठी दिलासा ना दीजिए खुद को, अपने माँ बाप को कि हाँ। और ऐसा नहीं है कि बेटा, जब देखिए कंपटीशन और भी है, परीक्षाएं और भी हैं, बच्चे उसकी भी तैयारी करते हैं। अब एक बच्चा जो है मान लीजिए लेखपाल, पटवारी, टीचर, इन सबकी तैयारी कर रहा है, तो आप कहीं से बताओगे कि हाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? टीचर बनना है, लेखपाल बनना है, पटवारी बनना है, समीक्षा अधिकारी बनना है, तो कहेगा अच्छा चलो ठीक है। आप किसी कह के देखना कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, IAS IPS की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे IAS IPS बनना है, तो क्या करेगा? तब तो मेहनती है। पहला टैग आप पे लगेगा कि मतलब यहाँ सोचा है तो मतलब बच्चा मेहनती है। और आप जिसे तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपके परिणाम अच्छे आ रहे हैं, तो उससे विश्वास जाएगा आपकी फैमिली का कि हाँ बच्चा जो है कोचिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो आप भले ही ना बाहर बातें बताओ अपने बारे में, आपकी मम्मी पापा जरूर बताएंगे आपके रिश्तेदारों से कि बच्चा मेहनत करा है, इस बार टॉप किया है कोचिंग में, हो जाएगा कोई ना कोई, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। और क्यों नहीं होगा, बनेगा IAS IPS, बनेगी IAS IPS। तो रिश्तेदारों में बात फैली, पड़ोसियों में बात फैली, समाज, तो समाज को भी ये उम्मीद लगती है कि हाँ अगर बच्चा ये सेलेक्ट हो गया तो बढ़िया रहेगा। आपकी तैयारी सिर्फ आप ही की उम्मीद नहीं है, हजारों लोगों की उम्मीदें बन जाती हैं जो आपसे जुड़े हैं। और सबको धोखा दे रहे हैं तो ये गलत बात है। सबको तो मिलेगा धोखा, वो तो सब झेल लेंगे, उनको क्या मतलब है? आप सेलेक्ट हो गए तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, पर आपसे नहीं झेला जाएगा अगर आप लापरवाही करेंगे तो इसलिए क्लियर कट है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। यूपीएससी का बोला जाता है ना कि आग का दरिया है, डूब के जाना है। आग का दरिया है, ठंडे पानी का नहीं है जिसमें आपको शीतलता प्राप्त होगी, एकदम बढ़िया फ्रेशनेस मिलेगी। आग में अगर झुकना है तो इसका मतलब है कि आप अच्छे से तपोगे, भुने जाओगे, मक्का के दाने की तरह छटपटाओगे। इसका मतलब है कि आप देखिए हर एक के अंदर इच्छाएं होती हैं, जोर मारते हैं कि भाई हाँ मन कर रहा है घूमने का, मूवी देखने का, दोस्तों के साथ बाहर घूमने का,
तो होल्ड पे रख लो ना यार, क्या दिक्कत है अभी, 2 साल के लिए होल्ड पे रख लो, उसके बाद घूमना फिर एकदम भारत दर्शन करना, जहां चाहोगे वहां घूमने का मौका मिलेगा 2 साल। आपसे कोई कह रहा है कि ठीक है तुम्हें सफर करना है, तुम्हें अगर अभी आपातकालीन स्थिति में सफर करना है तो आपका टिकट महंगा लगेगा और आपको 3rd क्लास में यात्रा करनी पड़ेगी। और दूसरा ऑफर आपको वो दे रहा है कि आपको कुछ दिन रुकना पड़ेगा, फ्री में यात्रा और मनचाही यात्रा। तो कौन सा चुनोगे, कौन सा चुनोगे? मनचाही यात्रा होगी, फ्री में होगी, इससे बढ़िया क्या है? रुक जाएंगे, कौन सा क्या कहीं भागे जा रहे हैं भाई। अभी तो क्या घूमने जाओगे तो अपनी पॉकेट से भरोगे ना सब कुछ, अपनी पॉकेट से भरे जाओगे, अपनी पॉकेट क्या माँ बाप के पैसे उड़ाओगे? बेरोजगार तो है ही, तो माँ बाप का पैसे उड़ाओगे, जो अपना जॉब कर रहे हैं ठीक है वो अपना पैसा उड़ाएंगे। अब ऐसे लेवल पे पहुंच जाओ ना जहां पे मतलब आपका सम्मान ही इतना हो कि आपको पे करने की जरूरत ही नहीं है, आपको गिफ्ट मिलते रहे, सारे गिफ्ट। आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको घुमाया जा रहा है, तो आपके दबाव ये नहीं कि आप मतलब उस पावर में है तो आपके दर्शन नहीं, आपका सम्मान है। देखिए कितने मतलब मेहनती लोग हैं, IAS IPS बने हैं इस वजह से। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये ठान लीजिए अगर सोचा है तो। UPSC के बारे में, UPSC हो या कोई भी स्टेट की सेवा, लोक सेवा के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के काम नहीं होगा, बिना मेहनत की सफलता नहीं है। कुछ नियम बना लीजिए, डेली ये करना है। और एक GD की एक सिपाही की तैयारी करने वाला बच्चा डेली 4 बजे उठता है, वो नहीं उठेगा, एक दिन नहीं उठा ना तो उसको घिन आने लगती है, इतना गिल्ट फील करता है, मारा जाता है हाँ क्यों नहीं उठा, कोई गलती हो गई थी नहीं उठा। सच पूछना अगर कोई तैयारी कर रहा होगा, वो अगर एक दिन दौड़ने नहीं जाता ना तो उसका शरीर बन जाता है, बड़ा बुरा लगता है उसको, और कुछ तरह गुस्से में फिर जो है दोपहर में दौड़ने लगते हैं कि नहीं मैं गया नहीं था सुबह तो अब दौड़ूंगा, पर अपना टास्क नहीं भूलते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना वही सफल होते हैं। ना तो इतनी आबादी है, कौन किसको पूछ रहा है, सब चलता रहता है, सब पढ़ते हैं, सारे सिलेक्टिव नहीं होते। तो कमिटेड रहिए, जो भी करना है। पहले बोला स्पष्ट बोला, अगर कोई भी बच्चा है वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है 6 महीने ज्यादा नहीं है, 6 महीने में किसी भी वनडे एग्जाम की को फोड़ के रख देगा। और आप जो है सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसको पूरा देश संभालना है, एक जिला तो छोटी चीज है, देश संभालना है, तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना थोड़ा सा, और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जी तोड़ मतलब आपका मन कर रहा है कि नहीं आप थक गए हैं, आप उठ जाइए, सो जाइए, अब नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं, वही मन तोड़ना है कि सुनूंगा नहीं तेरी, पढ़ना तो पढ़ना है। मुंह धुल के आ रहे हैं, आंखें खुल नहीं रही हैं, जबरदस्ती आंखें खोल के बैठे हैं ऐसे, इस तरह की मेहनत करोगे तब समझ में आएगा कि हाँ ठीक है। और इन्हें सफल हो जाओगे तो मेहनत चुभेगी नहीं, अच्छा लगा, मजा आएगा, अरे वाह देखिए इतनी मेहनत की थी, सारी थकान दूर हो जाएगी। बाकी नहीं होगा ऐसे। अगर सोचेंगे कि आंसर राइटिंग के लिए आप भी जो है समय नहीं निकाले तो कोई फायदा नहीं है। मैं पहले बोला अगर यहाँ कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है तो उस चीज को पूछो ना, क्यों नहीं पूछ रहे। यहाँ अगर क्लास में लग रहा है कि नहीं बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे क्लास है कि भाई अब अगर क्लास में खड़े होकर पूछेंगे तो पता नहीं कितने लोग मजाक बनाएंगे, तो क्लास छूटने के बाद आप डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास टाइम है, क्लास छुट्टी आप हो जाइए, तुरंत पूछो टीचर से। तो ऐसा काम नहीं चलेगा ना कि आप बिल्कुल जो है हाँ बस आए, पढ़ लिए, लिखा, नोट कर लिया, बस चल दी। ऐसा नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, समझना भी है।
तब जाके आगे बढ़ पाएंगे, वरना ऐसे कम नहीं होगा बेटा। और जब आप मेहनत करोगे तो पढ़ाने वाला भी मेहनत करता है, आपकी मेहनत देख के फिर हम भी और मेहनत करेंगे, और दोनों ही जब मेहनत करेंगे तो सफलता क्यों नहीं होगी भाई, सफलता मिलेगी। ठीक है, आपसे पहले बोला वर्ड हिस्ट्री को रिवाइज किया नहीं किया, पॉलिटिकल साइंस को रिवाइज किया नहीं किया, क्या किया फिर एक चीज बता दी, डेली के डेली आप मुझे कि आज मैंने ये काम किया, तो हम लोग पता तो रहेगा कि आज इसने ये काम किया, कि आज पार्टी गए थे, आज किसी झगड़ा किया, तो पता रहेगा कि हाँ इसने यहाँ पे समय दिया। वो कुछ करते ही नहीं है, मोबाइल कुछ तो मोबाइल चलाते हो, नहीं मोबाइल नहीं चलाते हैं, फोन यूज ही नहीं करते हैं, ऐसा नहीं। थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, अपने सुधार कीजिए इन आदतों में। तो टॉपिक आज हमारा रहेगा लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं। लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं, डेमोक्रेसी एंड पब्लिक सर्विसेज। डेमोक्रेसी एंड पब्लिक सर्विसेज। तो इसमें सबसे पहले हम डेमोक्रेसी लोकतंत्र को समझ लेंगे, फिर उसके बाद में लोक सेवाओं को पढ़ेंगे। तो इसमें लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, ये पढ़ेंगे। दूसरा, लोकतंत्र का अर्थ, मीनिंग, लोकतंत्र क्या है तो एक शब्द में डिफाइन करेंगे, फिर उसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, फिर उसका अर्थ समझेंगे, लोकतंत्र का अर्थ। फिर लोक सेवा का अर्थ, तो इसी में क्या है, हम लोक सेवा का अर्थ, ठीक है, मैं साथ ही में पढ़ना है दोनों को। लोक सेवा का अर्थ, लोकतंत्र का अर्थ समझ में आ जाएगा, लोकतंत्र क्या है वो समझ में आ जाएगा, लोक सेवा का अर्थ समझ में आ जाएगा, तो फिर दोनों को जोड़ लेंगे। मतलब लोकतंत्र में लोक सेवा की भूमिका क्या है उसको देख लेंगे। लोकतंत्र में लोक सेवा की भूमिका, लोक सेवा की भूमिका, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बाद में जो है आप लोक सेवक बनेंगे, तो जो आपकी भूमिका रहेगी इस लोकतंत्र में उसी को समझना है। तो लोकतंत्र में लोक सेवा की भूमिका, ठीक है। फिर लोकतंत्र में लोक सेवा के सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों को समझेंगे, ठीक है। तो लोकतंत्र में लोक सेवा के समक्ष चुनौतियां, लोकतंत्र में लोक सेवा के समक्ष चुनौतियां।
और इन चुनौतियों को देखते हुए, जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि प्रशासनिक सुधार की भी आवश्यकता थी, तो प्रशासनिक सुधार की बात हो रही है तो एक लोक सेवा की आदर्श भूमिका की बात हो रही है। तो लोकतंत्र में लोक सेवा की आदर्श भूमिका को भी देख लेंगे। लोकतंत्र में लोक सेवा की आदर्श भूमिका। आदर्श भूमिका से मतलब हम प्रशासनिक सुधारों की भी बात करेंगे इसमें। प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधारों की बात करेंगे। तो लोकतंत्र और लोक सेवाओं को जब हम पढ़ेंगे तो कुछ ये सवाल रहेंगे, कुछ ये पॉइंट रहेंगे, इन पॉइंटों पे हमें चर्चा करनी है, ठीक है, डिस्कस करना है। तो जैसे सबसे पहला सवाल आता है कि लोकतंत्र क्या है। पहला, लोकतंत्र क्या है? यही सवाल है। तो देखिए, इस लोकतंत्र को हम लोकतंत्र, प्रजातंत्र या फिर जनतंत्र, इन नामों से भी जान सकते हैं। लोकतंत्र को हम प्रजातंत्र भी कह सकते हैं और जनतंत्र भी कह सकते हैं। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र एक ही बात है, ठीक है। अब सवाल आता है कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र ये हैं क्या? तो दरअसल ये सभी जो है व्यवस्था है। क्या है? व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? शासन की। तो ये सब क्या है? शासन व्यवस्था। व्यवस्था या प्रणाली या सिस्टम एक ही बात है। शासन व्यवस्था कह लीजिए, शासन प्रणाली कह लीजिए, या इंग्लिश में हम गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है, या गवर्नेंस सिस्टम भी कह सकते हैं। क्लियर है? आपसे अगर पूछे लोकतंत्र क्या है तो क्या है लोकतंत्र? बताओ। है एक व्यवस्था है। किसकी? शासन की व्यवस्था। शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली या गवर्नेंस सिस्टम है लोकतंत्र। इसकी अर्थ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल रहेगा हमारा, इसका अर्थ। लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र देखिए संस्कृत का शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। तो यहां पे लिख रहा हूं, यहां जगह कम है, लोक तंत्र। तो लोकतंत्र को अगर हम बांटें, या लोकतंत्र जो है दो शब्दों से मिलके बना है, एक लोक और दूसरा तंत्र। लोक का मतलब होता है जनता से, ठीक है, जनता, जन, प्रजा। तंत्र का मतलब है शासन। तंत्र का मतलब है शासन, ठीक है। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या हो गया? जनता का शासन, ठीक है। तो था कि इस देश में लोकतंत्र है, इसका मतलब जनता का शासन है। अब इसकी धारणा को जोड़ के इसका अर्थ समझेंगे। तो आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, अब्राहम लिंकन। सुना कि नहीं? ये 16वें राष्ट्रपति रहे
अमेरिका के, ये वही हैं जिन्होंने अमेरिकी गृह युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभाई। बहुत बड़े राजनीतिज्ञ रहे। लिंकन ने ही एक बात कही, डिफाइन किया लोकतंत्र को, बताया कि दरअसल लोकतंत्र कुछ नहीं है, दरअसल ये जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। समझे? अब्राहम लिंकन ने बताया कि लोकतंत्र मात्र क्या है, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का ही शासन है। अब इन बातों को समझ लेते हैं, क्या है, क्या इसकी मूल भावना, क्या कहना चाह रहा। देखिए, जहां लोकतंत्र की बात हो कि हाँ ये देश है, इस देश में से अपना भारत देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है, इसका मतलब लोकतंत्र के तत्व हैं इसमें। अब उसको समझ लेते कैसे लोकतंत्र हुआ, ये लोकतांत्रिक देश कैसे हुआ। तो क्या जो व्यक्ति जिसका वोट है, मतलब मताधिकार का प्रयोग वो कर सकता है, तो जिसका वोट है तो वो अपनी स्वेच्छा से वोट डालेगा कि नहीं, डालता है कि नहीं, अपनी स्वेच्छा से वोट डालता है। तो जब उसने अपनी स्वेच्छा से वोट डाला और इसका मतलब माइंड सेट कर लिया कि मुझे ये नेता चुनना है, ये प्रतिनिधि चुनना है, तो अपनी स्वेच्छा से एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने मताधिकार का प्रयोग करके जब अपना प्रतिनिधि चुनता है, मैं जिसको चुना वो भी तो जनता में से निकला नहीं, वो भी तो एक पब्लिक का आदमी था, इसको चुना। तो वही चीज है, जनता के द्वारा मतलब आपके द्वारा, आपने अपना वोट का यूज किया तो जनता के द्वारा, ठीक है। अब जिसको आपने चुना, जो प्रतिनिधि है आपका, तो वो जो भी कार्य करेगा वो किसके लिए करेगा, जनता के लिए करेगा, ठीक है। तो जनता के लिए, और जब चुना आपने है, काम भी आपके लिए हो रहा है, तो किसका शासन हो जाएगा, वो जनता। जनता ने चुना है, जन प्रतिनिधि जनता के काम कर रहा है, तो शासन किसका है, जनता का, ठीक है। इसी को डिफाइन किया अब्राहम लिंकन ने, यही है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, प्रजातंत्र मतलब प्रजा का शासन, जनतंत्र मतलब जन का शासन, जनता का शासन, लोगों का शासन, लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन ने इसी चीज को बताया कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र है और कुछ नहीं। तो लोकतंत्र क्या है समझ में आ गया, लोकतंत्र का अर्थ समझ में आ गया, उसकी मूल भावना क्लियर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं, चलो नोट कर लीजिए, इसको तुरंत नोट कीजिए। हो गया नोट, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो विचार रहा अब्राहम लिंकन का, तो इसी विचार को आज के समय में अपनाया जा रहा है, या हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक शासन प्रणाली है उसका आधार है ये क्या है, आधुनिक शासन प्रणाली का आधार है, इसी को आधार बनाया गया। आधुनिक शासन प्रणाली का आधार इसी को बनाया गया, इसको किसको, लोकतंत्र को, अब्राहम लिंकन के बताए हुए लोकतंत्र को, कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन।
जब आप देखोगे कि जब जनता किसी मुद्दे को लेकर के सड़कों पे आती है तो यही नारे लगते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, क्या इस देश में लोकतंत्र नहीं रहा? समझे? तो आधुनिक शासन प्रणाली का आधार बनाया गया इसी को, आधुनिक शासन प्रणाली का आधार बनाया गया। अब ये जो आधार है, इसकी जड़ जो है देखेंगे, अगर अपने इंडिया की बात करें तो 1215 में पहुंचते हैं हम। 1215 के ब्रिटिश मैग्ना कार्टा की बात कर लेते हैं। 1215 के ब्रिटिश मैग्ना कार्टा की, ये लोकतंत्र के आधार में हम लिखेंगे, ठीक है। तो 1215 के ब्रिटिश मैग्ना कार्टा की बात कर लेते हैं, जिसमें लोकतंत्र एक अवधारणा के रूप में सामने आया है, एक व्यवस्था के रूप में सामने आया है, ठीक है। तो वो क्या है आधार, जो कि आज भी वर्तमान समय में एक विचार है किसके, लोकतंत्र के। तो 1215 के ब्रिटिश मैग्ना कार्टा से लोकतंत्र की अवधारणा सामने आती है, ठीक है, जो आधुनिक आधार है उसकी बात कर रहे हैं। अब वर्तमान समय में ये जो आधुनिक शासन प्रणाली है लोकतंत्र की, लोकतंत्र के विचार हैं, उन विचारों को देख लेंगे वो किस किस आधार पे हैं। तो लोकतंत्र के आधार, इसको साफ कर दें। लोकतंत्र के आधार क्या होंगे, हम कैसे कह सकते हैं लोकतंत्र की नींव है और तत्व का जिक्र करना है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा लोकतंत्र के आधार। देखिए, आधार, नींव, वेश एक ही बात है। जैसे एक मकान बनाते हैं, उसकी नींव रखी जाती है, तो उसमें क्या है, कंकर, बालू, सीमेंट, ईटा, ये सब चीज लगता है। तो ये जो लगते हैं क्या है, तत्व हैं, घटक हैं, एलिमेंट हैं। तो ऐसी लोकतंत्र के भी तो आधार होंगे ना, उन्हीं आधारों को बताना है। आधार कह लीजिए, विचार कह लीजिए, उन्हीं को बताना है। उसने कल अच्छे से पढ़ा होगा तो बता देगा कि लोकतंत्र के आधार, लोकतंत्र के आधार क्या क्या होंगे। आप कैसे कहेंगे कि अब ये लोकतंत्र है, इस देश में लोकतंत्र है, ठीक है, वही क्या है, आधार है, वही विचार है लोकतंत्र के। तो देखिए, हाँ, कल एक शब्द बताया था मैंने, 7 सा बताया था, बस वही 7 सा का जिक्र कर रहे हैं, 7 सा, 7 सा, ठीक है, 7 सा का जिक्र कर देंगे। तो इसमें 7 सा में एक एक करके आप बताते रहेंगे, ठीक है, एक एक करके जो ही बताएंगे। एक सा से मतलब स्वतंत्रता, ये तो आप बता, सबसे पहले स्वतंत्रता चाहिए, समानता, समानता बोलते रहो, संवेदनशीलता, चौथा समन्वय, सहिष्णुता, सहभागिता, एक सा और बचा, हाँ हो गया, सहयोग, हाँ सहयोग, और भी लिख लोगे क्या, और जो लिखना चाहो आप लिख लो, सा,
ठीक है। तो सहभागिता सहयोग की अगर हम बात करें तो इसको एक ही में लिख सकते हैं, ठीक है। सहयोग से इच्छा, इसमें संप्रभुता जोड़ दी, सहभागिता सहयोग एक ही, संप्रभुता, ठीक है, ये भी तो होनी चाहिए ना भाई। भारत देश के पास अगर संप्रभुता नहीं होगी, भारत के फैसले, भारत देश के फैसले कोई और लेगा, तो कैसे हम लोकतंत्र बोलेंगे? यहाँ कोई आके बैठ जाए तो लोकतंत्र नहीं रहेगा ना, फिर तो राजतंत्र हो जाएगा, ठीक है। तो लोकतंत्र के आधार हैं 7 पर टिके हैं: स्वतंत्रता, समानता, संवेदनशीलता, समन्वय, सहिष्णुता, सहभागिता और संप्रभुता, ठीक। और सुविचार जो है आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। इतना नोट कर लीजिए। तो लोकतंत्र क्या है, ये हो गया। लोकतंत्र का अर्थ समझ लिया, लोकतंत्र के आधार ये समझ लिए। अब देख लेंगे लोकतंत्र के प्रकार। चौथा नंबर पे लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के प्रकार। तो जैसा लोकतंत्र के प्रकार की बात जब हम कर रहे होते तो ये नहीं है कि लोकतंत्र के प्रकार में कि ए लोकतंत्र, बी लोकतंत्र, सी लोकतंत्र, ये नहीं। लोकतंत्र के प्रकारों में मतलब उसकी अंगों की बात कर लें, उसके हिस्सों की बात कर लेंगे। जैसे लोकतंत्र कैसे बना, कैसे जुड़ा, तो वही उसकी अलग अलग प्रकार हो जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसमें आएगा विचारधारा। लोकतंत्र के प्रकार में विचारधारा, विचारधारा, आइडियोलॉजी, विचारधारा, विचारधारा को पढ़ेंगे। लोकतंत्र के प्रकार में विचारधारा, जैसे उदारवादी, समाजवादी, साम्यवादी, ठीक है। उदारवादी, समाजवादी, साम्यवादी, ये सभी विचारधारा है कि नहीं, शामिल है। एक एक करके डिफाइन करेंगे इसमें कैसे है, क्या है। दूसरा शासन के अंग, दूसरा प्रकार शासन के अंग, मतलब ये चीजें दिखाती हैं कि लोकतंत्र है। जैसे उदारवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, कि हाँ लोकतंत्र के तत्व मौजूद हैं। दूसरा शासन के अंग, तो पॉलिटिकल साइंस वाले बताएंगे शासन के अंगों के बारे में। शासन के अंग, हाँ यही तो है ना। सीधा सा मतलब अगर मैं इसको 2 शब्दों में बोलूं, एक तो अध्यक्ष होता है, ठीक है, और दूसरे संसदीय प्रणाली होती है, ठीक है। तो अध्यक्ष ये शासन, और दूसरा संसदीय, अध्यक्षीय और संसदीय। और क्या है, शक्ति का वितरण है, ठीक है। शक्ति का वितरण ये बताता है कि लोकतंत्र का ही एक प्रकार है। शक्ति का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्ति का वितरण। तो बताइए एकात्मक और संघात्मक दोनों ही है कि नहीं?
एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक और संघात्मक, अलग अलग राज्यों का एक मुख्य होता है जिसको मुख्यमंत्री बोला जाता है, और फिर भारत का एक प्रधान है जिसको प्रधानमंत्री बोला जाता है कि नहीं। तो दोनों ही शक्तियां हो गई, एकात्मक भी हो गई और संघात्मक भी हो गई, ठीक है। अंगों में एक अध्यक्ष होता है और फिर संसदीय प्रणाली होती है, राष्ट्रपति होता है और फिर पूरा मंत्रिमंडल होता है, पूरा मंत्रिमंडल होता है। ये बताते हैं कि हाँ लोकतंत्र के भी मौजूद हैं। और फिर देखेंगे व्यवहार। व्यवहार क्या, व्यवहारिक रूप से ऐसा है कि नहीं है, व्यवहार में ऐसा है कि नहीं। व्यवहार, व्यवहार को भी देखना जरूरी है। व्यवहार कैसा व्यवहार है, तो व्यवहार अगर सकारात्मक होगा तो वो दिखेगा गुणतंत्र के रूप में। व्यवहार अगर सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, तो नजर आएगा वो गुणतंत्र के रूप में, ठीक है, गुणतंत्र के रूप। और अगर व्यवहार नकारात्मक होगा, किसकी नकारात्मक, लोकतंत्र की नकारात्मक होगा व्यवहार, तो किस तरह का फिर नजर आएगा, नकारात्मक होगा, नेगेटिव होगा। तो फिर गुणतंत्र नहीं रहेगा, फिर रहेगा भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र, लहर चल गई भाई। फिर रहेगा धन तंत्र, कोई बुरा नहीं मानना, मैं तो लहर की बात कर रहा हूं सिर्फ। भीड़ तंत्र, धन तंत्र और भाई भतीजावार मतलब परिवार तंत्र। बुलडोजर मतलब बल तंत्र। हाँ लोग बुरा मत मानना। बल तंत्र, चोर तंत्र चोर तंत्र आ जाएगा, जो बेस्ट है तो चोर तंत्र आ जाएगा। तो ये चीज हो जाएंगी जब व्यवहार में नकारात्मकता आएगी। नहीं, फिर लोकतंत्र बचेगा, नहीं बचेगा। तो लोकतंत्र के अलग अलग रूप हैं, भेष हैं, प्रकार हैं। रूप, भेष, प्रकार एक ही बात है, ठीक है। और क्या ये तंत्र ज्यादा दिन तक चलेगा? फिर नहीं चलेगा, कभी ना कभी जनता जो है सबक सिखा देगी। इसी को हम बोलेंगे अल्पतंत्र। अल्पतंत्र, अल्पतंत्र, ठीक। तो लोकतंत्र के रूप, प्रकार, भेष के बारे में जान लिया, ठीक है। एक भेष तो रूपतंत्र का विचारधारा से आता है, जैसे उदारवादी, समाजवादी, साम्यवादी। दूसरा शासन के अंगों में दिखाता है पद सोपान, अध्यक्षीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। दूसरा शक्ति का वितरण भी एक अहम भूमिका रखता है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं, एक व्यक्ति के हाथ में होती तो राजतंत्र होता, तानाशाही होती, निरंकुशता आती। एकात्मक और संघात्मक है, मतलब स्पष्ट लिखा है भारतीय संविधान में भी कि भारत के प्रत्येक राज्य को बराबर का अधिकार मिलेगा, किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा, मतलब शक्ति का बराबर वितरण है। इसलिए एकात्मक और संघात्मक दोनों ही तत्व मौजूद हैं। व्यवहार में अगर बात करें लोकतंत्र की, अगर सकारात्मक व्याख्या होती है तो वो रहेगा गुणतंत्र, वाह मोदी जी वाह। और नकारात्मक व्याख्या होती है तो बनेगा भीड़ तंत्र, लहर, धन तंत्र, पैसा, ठीक है, परिवार तंत्र, ये भैया, पप्पू, फिर बल तंत्र और अल्पतंत्र। ये प्रवृत्तियां नजर आएंगी, ठीक है। तो लोकतंत्र क्या है, अर्थ क्या हुआ, अर्थ को समझ लिया, ठीक है। लोकतंत्र के आधार समझ लिए, लोकतंत्र के प्रकार समझ लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।